नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 16 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रोलिफरेशन से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को रिस्टोर करने से संबंधित। डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सारे जो पीडीएफ हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्यूरोक्रेट्स यानी सिविल सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस एनालिसिस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? अभी देखो हाल ही में ना कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, इन्होंने काम किया। इन्होंने ना हर एक गवर्नमेंट सेक्रेटरी को ना एक सवाल भेजा और सवाल में ये पूछा सभी सेक्रेटरी से कि भाई आप एक बात बताओ कि आपके पास में पिछले 30 सालों का अनुभव है या फिर 1 साल का काम जो है वो 30 बार रिपीट हुआ है। समझे क्वेश्चन को? समझे आप? कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी सेक्रेटरीज को एक नोट भेजा और उसमें एक सवाल पूछा कि आपके पास में 30 साल का एक्सपीरियंस है या फिर एक ही काम को आपने 30 बार रिपीट किया है। तो ये जो कोट है ना, ये आप मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो। देखो इस सवाल का ना सीधा सीधा मतलब ये है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन का मतलब होता है बीटन ट्रैक। मतलब जब देखो एक ऑफिसर सेम रूटीन हर एक साल फॉलो करता है तो भाई उसका जो एक्सपीरियंस है वो रुक जाता है, वो नई चीजें नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि सेम काम वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो नई चीजें वो कैसे सीखेगा? तो स्टैग्नेशन हो गया। तो इसलिए चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। बट कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम इंडिविजुअल माइंडसेट की नहीं है कि किसी एक ऑफिसर ने सीखा या नहीं सीखा। प्रॉब्लम सिस्टम की है। हमारा जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो बेकार है। वो ऑफिसर्स को सीखने के लिए इंसेंटिवाइज नहीं करता। हमारा सिस्टम सिर्फ सिविल सर्वेंट से रूल फॉलो करवाता है। अब देखो यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स देखिए। एक तरफ देखो जिन लोगों का सिलेक्शन होता है ना, आप लोग तैयारी कर रहे हो, कितना रिगरस, कितना मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस है। मतलब देश के जो बेस्ट माइंड्स हैं वो यूपीएससी सिलेक्ट करती है। लेकिन फिर भी देखो हमारे देश का हेल्थ सिस्टम इंप्रूव नहीं हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो कितना बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब अगर इन ऑफिसर्स को आप मिशन मोड काम दोगे ना, मिशन मोड मतलब एक टारगेट सेट करके इन्हें दोगे आप और उसके बेसिस पे इनकी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करोगे तो ये ऑफिसर्स अपना काम बहुत जल्दी कर देंगे। बट यही तो दिक्कत है, हमारे देश में ना मिशन मोड में काम होता ही नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन 140 करोड़ लोगों का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, सबका वोट नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन काम करता है ना, आउटकम पहले से निर्धारित है कि हाँ भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है अच्छे से, तो टारगेट पहले से डिसाइडेड होता है। लेकिन आप नॉर्मल आईएएस ऑफिसर्स का रूटीन देखोगे ना, उनके लिए कोई टारगेट ही नहीं होता। हाँ, थोड़े बहुत स्कीम्स का टारगेट जरूर होता है, जैसे हर घर जल ये स्कीम है, इसका टारगेट सरकार ने रख दिया, बट ये टारगेट भी डिले ही होते हैं। माइक्रो में जाके आईएएस ऑफिसर्स के लिए कोई टारगेट ही नहीं है, वो बस डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई इंसेंटिव नहीं है। ऑफिसर्स डेली ड्यूटी में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि सिस्टम चाहता है कि बस वो रूल्स फॉलो करें। सिस्टम को नतीजे से फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ भाई आउटकम क्या आ रही है जो आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। नहीं, सिस्टम चाहता है कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स रूल एंड प्रोसीजर को फॉलो करें। अगर रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो हुए हैं, बेशक आउटकम घटिया आई है, कोई नहीं पूछने वाला। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, सरकार ने टारगेट रख दिया कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो है 95% होना चाहिए एजुकेशन में, हो गया। लेकिन आपने आउटकम देखा है, मतलब रिजल्ट तो आ गया, लेकिन क्वालिटी आपने देखी है? 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाता। ब्यूरोक्रेटिक टारगेट तो मीट हो गया, मतलब या तो सरकार देखो टारगेट रखती नहीं है, टारगेट अगर रखती है तो सिर्फ आत्मा को निकाल देती है, सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर पे फोकस करवाती है। तो अभी सरकार ने मान लो टारगेट दे दिया एजुकेशन का, टारगेट यहां पे अचीव हो गया 95%, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। उसी प्रकार से रोड
सरकार ने मान लो टारगेट रख दिए कि हाँ भाई टाइम पे रोड बननी चाहिए, टाइम पे रोड बन गई, लेकिन रोड क्वालिटी वाली बनी नहीं, घटिया। ऑफिसर को क्या घटिया रोड के लिए पेनलाइज किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बस रूल्स एंड रेगुलेशन पे फोकस करवाया गया, क्वालिटी पे फोकस करवाया ही नहीं गया। ये दिक्कत है। फिर राइटर एक बात बोलते हैं, देखो इतने ज्यादा प्रोसीजर, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से इतने कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, इस वजह से ना उनका रिस्क एपिटाइट जो है ना वो खत्म हो जाता है, वो रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं अच्छे के चक्कर में खामखा रिस्क लूंगा और मेरे ऊपर फ्रॉड का चार्ज लग जाएगा कि तुमने रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े। अब ऑफिसर क्या समझाएगा सिस्टम को कि भाई मैंने क्वालिटी के चक्कर में ये सारा काम किया? नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं। सारे पूछेंगे तुमने रूल्स क्यों तोड़े? और रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं जो क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। पी स्नेहा एक राइटर है, इन्होंने एक शानदार बुक लिखी, नाम है ब्यूरोक्रेटिक इनडिसीजन एंड रिस्क एवर्जन इन इंडिया, इनकी बुक का नाम है। इन्होंने ना बुक में एक बहुत गहरी बात बोली। इन्होंने ये बोला कि ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन इसलिए नहीं लेते जानबूझ के क्योंकि उन्हें डर लगता है वो अपने आप को बचाते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं कुछ डिसीजन लूंगा रोड बनवाने का या फिर किसी और चीज का, तो मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा कि भाई तुमने रूल्स तोड़े या फिर रेगुलेशन तोड़े। तो वो डर के चलते ना कुछ डिसीजन लेते ही नहीं है, बस अपना प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं और पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, जबकि वेलफेयर पे उनका ध्यान ही नहीं होता क्योंकि उनको लगता है कि वेलफेयर के चक्कर में हमारे ऊपर कोई चार्जेस ना लग जाएं। समझ गए? फाइल क्लियर जब बाबू नहीं करता है ना तो मतलब वो अपने आप को बचा रहा है। ऑफिसर अपने करियर को बचाना चाहता है, अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहता है, वो लीगल रिस्क से डरता है, इसलिए वो डिलीवरी भूल जाता है, वो सिर्फ अपने आप को बचाता है। इसे बोलती हैं पी स्नेहा आयरन केज ऑफ नहीं, मैक्स वेबर इसे बोलते हैं आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिर आप अप्रेजल की बात कर लीजिए, तीसरी प्रॉब्लम बताते हैं अप्रेजल की। सिर्फ देखो 16% ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि अप्रेजल सिस्टम इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि भाई अप्रेजल में तो सिर्फ सबको ही आउटस्टैंडिंग रेटिंग देती जाती है, सबकी एसीआर रिपोर्ट देखोगे, अप्रेजल वाली रिपोर्ट देखोगे, आउटस्टैंडिंग मिलेगी। तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी भी आउटस्टैंडिंग, जिन्होंने बहुत घटिया काम किया, करप्शन किया, उनकी भी एसीआर रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग। फिर फायदा क्या? क्या ही इंसेंटिव है अच्छा काम करने का? दूसरा ट्रांसफर देखो, इतना जल्दी जल्दी आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर होती है कि एवरेज 15 महीने तक एक आईएएस ऑफिसर अपनी पोस्टिंग पर रहता है। अब 15 महीनों में वो क्या तो चेंज लाएगा, चेंज लाने की शुरुआत करेगा, इतने में ट्रांसफर हो जाएगी। तो उनको इंसेंटिव ही नहीं है, उनको लगता है कि यार मैं कोई काम करना स्टार्ट करूंगा, इतने में मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, तो मैं क्या ही स्टार्ट करूं। यानी वो आईएएस ऑफिसर जिस चेंज की शुरुआत करता है उससे पहले उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो वो चेंज फाइनली हुआ नहीं हुआ ये देखने के लिए वो होता ही नहीं उस पोस्ट पे, क्योंकि उसकी ट्रांसफर हो जाती है। तो सॉल्यूशन बताते हैं, इसके बाद में टी सोमनाथन ना सॉल्यूशंस बताते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन है आउटकम बेस्ड अकाउंटेबिलिटी। आप आईएएस ऑफिसर से रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस तो करवाओ, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे करो? आउटकम पे करो। सैलरीज को और प्रमोशंस को ना आउटकम से लिंक करो। सिर्फ रूल फॉलोइंग पे ध्यान मत दो, रिजल्ट्स पे ध्यान दो, आउटकम क्या आई है। समझ गए? फिर सिक्योर मिनिमम टेन्योर, हर पोस्ट पे जो मिनिमम टेन्योर है वो 3 से 5 साल का होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने तो देखो जॉइंट सेक्रेटरीज के लिए 5 साल फिक्स कर दिए हैं, अब ये हर एक पोस्ट पे मैंडेटरी होना चाहिए। एक लंबा टेन्योर होता है ना आईएएस ऑफिसर का, तो भाई मान लो कोई आईएएस ऑफिसर वाटर डिपार्टमेंट में है, तो उसको वाटर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाएगी, फायदा होता है इससे, वो अच्छे से रिफॉर्म ला पाएगा। तो ये दो मेन बढ़िया सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। बढ़िया आर्टिकल है, ये कीवर्ड्स हैं जो आप मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और ये पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 1 है जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना फिर से ईरान और यूएसए के बीच में ना झगड़ा स्टार्ट हो गया है।
यूएसए वैसे तो देखो इनडायरेक्टली तो ये चाहता है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ओपन कर दे ईरान, क्योंकि ना जो भी शिप्स वहां से गुजरते हैं ना, ईरान कहता है कि उन शिप्स को हमें पैसा देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, और हम जब चाहें उस स्ट्रेट को बंद कर दें। अब ईरान ये सब बोल रहा है, जबकि वार स्टार्ट होने से पहले वो जो स्ट्रेट थी ओपन थी। सोच के देखो, मतलब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपको बताता हूं। यूएस और इजराइल ने युद्ध क्यों स्टार्ट किया? वो बोलते थे कि ईरान का जो अभी थियोक्रेसी वाला जो रेजीम है वो हट जाए और डेमोक्रेसी वगैरह आ जाए वहां पे। इसके अलावा ईरान अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो हमें दे दे, इसके लिए उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया था। लेकिन जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो यूएसए पीस के लिए चिल्लाने लगा, पीस चाहिए, पीस चाहिए। तो फाइनली पीस आई, एमओयू साइन हुआ। लेकिन बाद में फिर से ईरान ने बोला कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल करेंगे और वहां से जो शिप्स गुजरेंगे उनसे फीस लेंगे। अब ये यूएसए को गवारा नहीं है, तो यूएस ने फिर से युद्ध स्टार्ट किया है। और किस लिए जानते हो? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। मतलब पहले वाला जो मकसद था वो तो यूएसए भूल ही गया। क्या? कि हाँ भाई थियोक्रेसी गिराना है, वहां पे सुप्रीम लीडर का रूल खत्म करना है, और दूसरा दूसरा न्यूक्लियर मटेरियल ईरान से लेना है ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। वो तो यूएस भूल गया। लेकिन वार से पहले जो स्ट्रेट ओपन थी, जिसको वार के बीच में ईरान ने बंद कर दिया, अब उसको खुलवाने के लिए यूएसए अपनी एनर्जी लगा रहा है। मतलब क्या ही हासिल किया यूएसए ने? यूएसए ने क्या हासिल किया इस वार से? फरवरी में जब तक युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन ही था, सारे शिप्स आसानी से जा रहे थे। लेकिन अब वार में ईरान को अपनी ताकत का एहसास हो गया कि भाई ये स्ट्रेट तो हमारे पास बढ़िया हथियार है। अब उसके लिए यूएस युद्ध लड़ रहा है कि भाई इसे खोल दो प्लीज। चलो खैर, न्यूक्लियर मुद्दे पे आते हैं। अभी दोहा कतर में बातचीत हुई ईरान और वेस्टर्न नेशंस के बीच में। बातचीत का एक उद्देश्य ये था, ईरान अपनी जो कैपेबिलिटी है यूरेनियम को इनरीच करने की, वो पूरी तरह से खत्म कर दे ताकि भविष्य में ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। बदले में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटा दिए जाएंगे और इकोनॉमिक कंपनसेशंस भी दी जाएगी ईरान को। ईरान कहता है कि नहीं, न्यूक्लियर ये यूरेनियम को इनरीच करना हमारा सोवरेन राइट है, ये नॉन नेगोशिएबल है, हम हमारा राइट नहीं छोड़ेंगे। अब आप थोड़ा इतिहास में जाओ, देखो 1967 में ना एक ट्रीटी साइन हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि 5 देश, ये वो 5 देश थे जिनके पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन थे और इत्तेफाक से इनके पास में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी थी। तो एनपीटी में यह डिसाइड हुआ कि इन 5 देशों को छोड़ के कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं हासिल करेगा। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए न्यूक्लियर वेपन हासिल करने पे बैन लगा दिया। और जिन्होंने एनपीटी साइन की है सिर्फ उनको न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह मिलेगा अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो। और सभी देशों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। ये सब डिसाइड हुआ था एनपीटी ट्रीटी में। वैसे देखो एनपीटी ट्रीटी में एक चीज ये भी डिसाइड हुई थी कि जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी धीरे धीरे अपने वेपन्स छोड़ देंगे। लेकिन कहां मानने वाले थे ये देश? आज तक इन्होंने कोई बातचीत ही नहीं की न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने के लिए। तो भाई इन्होंने अपने हक की ट्रीटी साइन करवाई सभी देशों से, उनको गोली दे दी कि भाई हम भी छोड़ देंगे धीरे धीरे, लेकिन किसी ने नहीं छोड़े। समझ गए? कुछ देश जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन, ये वाली ट्रीटी नहीं साइन की लेकिन फिर भी उन्होंने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिए। इंडिया ने साइन नहीं की ये ट्रीटी, पाकिस्तान ने साइन नहीं की, इजराइल ने साइन नहीं की। तीनों ने एनपीटी ट्रीटी साइन नहीं की, फिर भी इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए। इंडिया के पास 160 प्लस, पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा 170 प्लस, फिर इसके बाद में इजराइल के पास में कितने 80 से लेके 400 के बीच में। इजराइल के पास में देखो, इजराइल ने कभी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया लेकिन वाइडली ये माना जाता है कि इनके पास में है। अब देखो इंडिया ने कभी न्यूक्लियर ट्रीटी, ये एनपीटी ट्रीटी साइन नहीं की, फिर भी अभी इंडिया के साथ में यूएसए जैसे देश न्यूक्लियर डील इन्होंने साइन कर ली। इंडिया को वेवर भी दे दिया कि भाई अब इंडिया ने बेशक एनपीटी ट्रीटी साइन नहीं की, फिर भी इनको न्यूक्लियर फ्यूल जो है विभिन्न देश दे सकते हैं। सोच के देखो, ईरान के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो,
हमारे पर्सपेक्टिव से तो अच्छा ही है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ईरान के पर्सपेक्टिव से आप सोचो। ईरान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भाई उन्होंने एनपीटी भी साइन की ईमानदारी से, उन्होंने आज तक बम भी नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ यूरेनियम को इनरीच किया है, फिर भी उनके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस, फिर भी उनके ऊपर इतनी सारी थ्रेट्स, फिर भी उनके ऊपर इतना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का स्क्रूटिनी यानी छानबीन। तो यार एक ईमानदारी से सोचें तो ईरान के साथ तो देखो गलत ही हुआ है ना। इंडिया ने एनपीटी भी साइन नहीं की, फिर भी हमने बम भी बना लिया और हमें वेवर भी मिल गया कि हाँ भाई चलो इनको छूट दे दो, ये न्यूक्लियर फ्यूल हासिल कर सकते हैं। ईरान ने बेचारों ने एनपीटी भी साइन की, बम भी कभी नहीं बनाया, फिर भी इनके ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस हैं, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो देखो बात वही है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना सही गलत नहीं चलता, रियलिज्म चलता है। इन देशों को लगता है, इजराइल और यूएसए को, कि गलती से बना लिया ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे एग्जिस्टेंस पे थ्रेट आ जाएगी, समझ गए। तो वो सही गलत नहीं देखते, वो बस अपना फायदा देखते हैं, और सभी देश ऐसा ही करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। नहीं तो आप खुद देखो, यूएसए जैसे देश जिन्होंने जिन्होंने खुद न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे लाखों लोगों को मारा है, ये कहते हुए कि युद्ध को खत्म करना जरूरी था और बॉम्ब गिराने से बल्कि ज्यादा फायदा हुआ है, उन्होंने ये कह के जस्टिफाई भी किया। अब यही लोग मोरल पाठ पढ़ा रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना गलत है। भाई तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए सबसे पहले, तुमने गिराए, एकमात्र देश जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया है। अब वही कह रहा है कि ईरान को कि तुम मत बनाओ, समझ गए। तो ये गलत है। इसके अलावा देखो, पहले एक ट्रीटी साइन हुई थी, ये वाली 2015 वाली JCPOA, ये P5+1 और दूसरी तरफ ईरान, इनके बीच में था। P5+1 कौन? P5 तो आपको पता है, 5 जिनका सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है, एक जर्मनी। ये 6 देश एक तरफ थे, ईरान एक तरफ था। इस 2015 की ट्रीटी में यह डिसाइड हुआ था कि ईरान मैक्सिमम यूरेनियम इनरीच करेगा 3.67% और इंस्पेक्शन करवाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। अब ये ट्रीटी ईरान ने ईमानदारी से फॉलो की और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी सर्टिफाई किया कि भाई हाँ, ईरान ईमानदारी से ट्रीटी को फॉलो कर रहा है। लेकिन यूएसए जब ट्रंप सत्ता में आए 2016 में, तो उन्होंने 2 साल बाद 2018 में इस ट्रीटी को रद्द कर दिया, ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा दिए। बदले में ईरान ने धीरे धीरे यूरेनियम इनरिचमेंट 60% तक वो ले गए। पहले लिमिट 3.67% की थी, लेकिन जब ट्रीटी तोड़ी ट्रंप ने, तो ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट 60% तक ले गया। और एक चीज देखो, ना सिर्फ ईरान को बल्कि अलग अलग देशों को भी समझ में आ गई कि यूएसए के साथ ट्रीटी साइन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग फॉलो नहीं करते हैं ट्रीटी। यहां पे प्रेसिडेंट बदला तो ये ट्रीटी तोड़ देते हैं, तो यूएसए के ऊपर ट्रस्ट भी खत्म हो गया। देखो 1955 में ना बर्ट्रैंड रसल और अल्बर्ट आइंस्टाइन, 20वीं शताब्दी के 2 ग्रेटेस्ट माइंड्स, इन्होंने जॉइंटली एक मैनिफेस्टो रिलीज किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स से भाई मानवता को एग्जिस्टेंशियल खतरा है, तो मानवता को ना चूज करना चाहिए, या तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा के लिए छोड़ दें या फिर पूरी मानव सभ्यता की तबाही को फेस करें। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत यह है कि विभिन्न देश न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए बनाते हैं ताकि डर दिखाया जा सके सामने वाले देश को। नॉर्थ कोरिया ने बना लिया और यूएसए की हिम्मत नहीं हुई नॉर्थ कोरिया पे अटैक करने की, तो एक इंसेंटिव मिल गया ना। उसी प्रकार से ईरान को इंसेंटिव है कि भाई हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो सामने वाला देश हिम्मत नहीं करेगा हमारे ऊपर अटैक करने की। तो डेटरेंस का काम करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, इसीलिए विभिन्न देश उनके पीछे भाग रहे हैं, अब और भागेंगे। जिस प्रकार से ट्रंप ने अटैक किया ना ईरान के ऊपर, तो और देशों के पास में इंसेंटिव होगा कि भाई न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लो, कल को यूएसए हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। वेपन्स होंगे न्यूक्लियर वाले तो यूएसए की हिम्मत नहीं होगी अटैक करने की। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं आंसर्स में, और ये एनपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ने पूछा था। ये मेंस का पोटेंशियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, 2019 में स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का रिवोक किया गया।
फिर नवंबर 2019 में यानी 3 महीने बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और 2 यूटी बनाए गए। पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, फिर 2 यूटीज बना दिए गए। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल स्टेटस जो हटाया था उस चीज को तो अपहोल्ड किया, लेकिन सेंटर से पूछा कि भाई कोई टाइमलाइन दो, आप स्टेटहुड कब रिस्टोर करोगे जम्मू एंड कश्मीर का, मतलब फिर से स्टेट कब बनाओगे। तो सेंटर ने बोला सही समय पे हम बना देंगे स्टेट। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक रैली में बोला था कि हाँ हम स्टेटहुड जो है रिस्टोर कर देंगे जम्मू एंड कश्मीर का। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में आश्वासन दिया था, एश्योरेंस दिया था। हिस्टोरिक इलेक्शंस हुए जम्मू एंड कश्मीर में, अब उमर अब्दुल्ला सीएम बने, लेकिन अभी भी देखो ग्राउंड एक्शन जीरो है। अभी भी कोई अंदाजा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड कब वापस मिलेगा। अभी देखो वहां पे जो चुनी हुई सरकार है वो अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर काम कर रही है। डिफरेंस देखो, चीफ मिनिस्टर जिनको जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने चुना है, और चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर काम कर रहा है जिसे सेंटर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। चीफ मिनिस्टर की जो पावर है वो लिमिटेड है, और एलजी जो है वो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति अकाउंटेबल है, लेकिन एलजी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की जनता के प्रति अकाउंटेबल ही नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, उनके प्रति अकाउंटेबल हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहा हूं। एलजी के पास में फाइनल से है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का। तो देखो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, चुने हुए प्रतिनिधियों की नहीं चल रही है, जो जिनको अपॉइंट किया गया है, जो जिनको लोगों ने नहीं चुना है, एलजी उनकी चुनी हुई है, उनकी चल रही है। तो यहां पे फर्क किसका है? इलेक्टेड वर्सेस सिलेक्टेड का फर्क है। एलजी को सिलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जबकि सीएम को जनता ने चुना है। सीएम की नहीं चल रही है, जिनको सिलेक्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी चल रही है। सेंटर ये कहता है कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए स्टेटहुड नहीं रिस्टोर कर सकते। राइटर ये बोलते हैं भाई अगर सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है तो कम से कम लोकल लीडर्स बल्कि और अच्छे से ठीक करेंगे, उन्हें पता है कहां पे दिक्कत है। समझ रहे हो? यानी स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, लोकल लीडर्स की चलेगी तो बल्कि वो सिक्योरिटी सिचुएशन और अच्छे से ठीक करेंगे। सेंटर कहता है पहलगाम टेरर अटैक हुआ, ये सबूत है कि भाई दोबारा अटैक हो सकता है। तो राइटर कहते हैं देखो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अब मुंबई में भी अटैक हुआ था, पंजाब में भी हुआ था, क्या उनका भी स्टेटहुड छीन लिया जाए? ये तो गलत है ना। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये एक नेशनल इशू है, स्टेट का इशू नहीं है। फिर सेंटर कहती है कि स्टेटहुड हम एप्रोप्रिएट टाइम पे रिस्टोर कर देंगे। कब करेंगे? टाइम ही तो नहीं बता रहे हो आप, वेग एश्योरेंस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर ने शो किया इंडिया की कितनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है पाकिस्तान को जवाब देने की। तो राइटर कहते हैं यही तो चीज है ना, जब इंडिया अपने घर में बैठे पाकिस्तान को जवाब दे सकता है इतनी बढ़िया बढ़िया मिसाइल से, तो फिर स्टेटहुड अगर जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता है तो भाई कैपेबिलिटी तो हमारे पास में है ही है ना जवाब देने की, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? और देखो लोकल लीडर्स को आप इंपावर करोगे ना, लोकल लीडर्स को ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स का पता होता है। सेंटर के भेजे हुए ब्यूरोक्रेट्स वहां पे नहीं प्रॉब्लम समझ पाते। अगर सीएम इंपावर्ड होंगे तो वो लोकल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या एड्रेस करेंगे, इससे यूथ जो भटके हुए हैं वो रास्ते पे आएंगे। और ये तो देखो इतिहास का गवाह है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है तो एक्सट्रीमिज्म कम होता है। इतिहास इस चीज का गवाह है। और देखो बॉर्डर स्टेट्स को लेके ना सेंटर की जो रणनीति है ना वो सही नहीं है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड डिनाई किया गया और अभी उनके पास में यूटी स्टेटस है। लद्दाख में तो यूटी स्टेटस है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है। कम से कम जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है। मणिपुर में सिचुएशन को ठीक से नहीं हैंडल किया गया, काफी समय तक सेंटर के कंट्रोल में रहा मणिपुर और सिचुएशन ठीक नहीं हुई बल्कि और खराब हुई। फिर लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो एलजी वर्सेस सीएम के बीच में लड़ाई होती है, ये हम दिल्ली में देख चुके हैं, अब दोबारा हम नहीं चाहते ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट का 2023 में एक जजमेंट आया था
कि दिल्ली में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, वो सर्विसेज को कंट्रोल करे, ना कि एलजी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को काटने के लिए, नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया। तो देखो, पार्लियामेंट ने एक्ट तो बना दिया, लेकिन ये चीज डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। सरकार के पास नंबर्स हैं, उसकी सहायता से सरकार अपनी मनमानी कर रही है और डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन पूछा था 2025 में यूपीएससी ने। आप ये अटेम्प्ट करिए और ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। और नीचे वाला ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।